अब हम बता रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स का जो सेलुलर पोल होता है, आई मीन सेलुलर पोल क्या होता है, हमको पता चल गया कि द सम टोटल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है ना। और वो जो मॉलिक्यूल है वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वर्क करता है या काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर पोल या उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो सेलुलर पोल है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब इनऑर्गेनिक का बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में हम वैसा ही मॉलिक्यूल को लेंगे, उसमें हम लोग जो भी उसमें रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा वो कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर होता है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिखेगा हमको। कोई भी अगर कंपाउंड बनता है ऑर्गेनिक तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो तुम्हारे सामने, ठीक है। अब इसमें जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ग्लूकोज का होता है तो उसमें भी होगा, लिपिड का होगा तो उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज है। अब हम लोग को ये देखना है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आएगा क्या क्या, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना कि मिनरल्स, गैसेस, मिनरल्स, गैसेस एंड, ठीक है, वाटर, ये तीन चीज जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसको हम लोग बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। दो कैटेगरी में जो बांटा गया है उसको हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, या फिर हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब तुमसे एक सवाल करता है कि आखिर इस दोनों को किस बेसिस पे बांटे। यहाँ तो हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से बांट दिए कि चलो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। बट इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी, उसके हिसाब से जो मॉलिक्यूल है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, मतलब पूरे बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में बांटा है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये चीज होता है। अब हम तुमको क्या बताएं, इसका वेट से साइज, सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे इसका उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे माइक्रोमोलिक्यूल का जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होगा, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कितना होगा, तो वो 100 डाल्टन, 100 डाल्टन, एक सेकेंड, 100 है या 1000 है, ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें है मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो लेस देन 1000 डाल्टन जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 18 to 800, इन बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स को भी हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल, सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, इसका स्मॉल साइज होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट उसका लेस देन 1000 डाल्टन, या फिर बोल सकते हैं इन बिटवीन 18 से 800 डाल्टन, ठीक है। अब देखो इसका जो सॉल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे, इसका जो हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ये होता है एसिड सॉल्युबल पोल बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पोल बोला जाता है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये सॉल्युबल हो जाएगा, एसिड सॉल्युबल है, समझ में। अब देखो इसका एक और है सिंपल कन्फर्मेशन, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा, सिंपल कन्फर्मेशन,
ये इसका 4 कैरेक्टर है माइक्रो बायोमोलिक्यूल का। सबसे पहला है स्मॉल इन साइज, दूसरा है इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन, ये याद रखना, ये कभी कभी पूछता है, इवन कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस डाल्टन के का जो रेंज है वो माइक्रोमोलिक्यूल का क्या है, तो 18 से 800 डाल्टन के बीच में, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के केस में लेस देन 1000, सही है, 800 से नीचे तो लेस देन 1000 हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एसिड सॉल्युबल पोल है और सिंपल कंफर्मेशन, मतलब स्ट्रक्चर इसका सिंपल आएगा। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या आएगा, तो इसका एग्जांपल जो है वो है गैसेस, उसके बाद है मिनरल्स, क्या है मिनरल्स, एंड है सुगर, एमिनो एसिड, सुगर, एमिनो एसिड, etc, ठीक है। ये है इसका मतलब एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का दो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन साथ में नहीं होगा, एग्जांपल है मिनरल, गैस एंड वाटर। और ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन साथ में होगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। माइक्रोमॉलिक्यूल जिसका साइज स्मॉल होगा, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होगा। एसिड सॉल्युबल पोल है, सिंपल कंफर्मेशन एंड एग्जांपल में गैस, मिनरल, सुगर, एमिनो एसिड, मतलब सिंपल जो भी सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होगा, इसलिए सिंपल कंफर्मेशन यहाँ पे लिखा है। कंफर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये है तुम्हारा माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर एसिड सॉल्युबल पोल मतलब सर यहाँ पे एसिड, अरे एसिड सॉल्युबल मतलब ये ठीक है, ये वहां पे दिखेगा, हम लोग को बोलते हैं ना कि कहाँ कहाँ फाउंड हो सकता है, कहाँ कहाँ वो मिल सकता है। तो एसिड्स में इजीली जो है एसिड सॉल्युबल पोल में वहां पे वो दिखेगा, ठीक है। जैसे सॉल्युबल, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर। देखो जैसे एसिड, वो एसिड मत ले लो, एक्चुअली देखो कोई भी मॉलिक्यूल जब पोलर में होगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्सिमम जो है पोलरिटी दिखाएगा, मतलब आयंस का मतलब दिखेगा, प्लस माइनस का। तो देखो जैसे मिनरल्स हम यहाँ पे लिखे हैं, मिनरल्स में मैक्सिमम आयंस वगैरह दिखता है, एमिनो एसिड में भी दिखेगा प्लस माइनस जो भी है, गैसेस में भी, गैसेस में तो ऐसा दिखेगा नहीं, बट देखो मैक्सिमम जो है वो मिनरल, तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पे मिलेगा, तो ये एसिड सॉल्युबल होता है, मतलब समझो ना एसिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, वहां पे वो सोल्यूलाइज हो जाएगा एसिड में, यही है। और सिंपल कंफर्मेशन याद रखना, स्मॉल साइज है तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल ही होगा, इसलिए एमिनो एसिड को यहाँ पे लिया गया है, बन जाएगा, वो सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन यही अगर प्रोटीन बनाना होगा तो फिर उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें और जो यूनिट है अमीनो एसिड का जुटना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका अलग कंफर्मेशन होता है, इसीलिए ये चीज है, नोट करो इसको। देखो इसका अगर सॉल्युबिलिटी भी लिखना चाहते हो तो एक और पॉइंट, हाइयर सॉल्युबिलिटी, हाइयर सॉल्युबिलिटी, अगर कोई सब्सटेंस पोलरिटी में, पोलर में है, आयंस वगैरह में है, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होगा वो तुरंत बहुत जल्दी सॉल्युबल होता है, ठीक है। ऐसे भी जो स्मॉल साइज है या सिंपल है, उसको मतलब किसी में भी घुलाना एकदम इजी होता है, तो वही सिंपल, सॉरी हाई सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है हाइयर सॉल्युबिलिटी, तुरंत वो सॉल्युबल हो जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स को सॉल्युबल करना बहुत मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोग देख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, लिपिड को वाटर में लो, और लिपिड मतलब कोई भी ऑयल डाल दो, मस्टर्ड ऑयल, मतलब हम लोग सरसों तेल वगैरह खाते हैं, रिफाइन वगैरह खाते, उसको डाल के उसमें देखो मिलाओ, वो कभी नहीं मिलेगा, वाले टुकड़ा में टूट जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। ग्लूकॉन डी को वाटर में तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ सिंपल शुगर है, शुगर हम लिख रहे हैं तो सिंपल शुगर, ग्लूकोज को तुरंत मिला दिया, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है शुगर का हाई है, मतलब सिंपल शुगर का हाई होगा, तो वो माइक्रो में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जो है ना इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई लो एंड सॉल्युबिलिटी हाई लो के हिसाब से माइक्रो, जो जो बहुत जल्दी हो जाएगा इसलिए उसको बोला जाता है लेस, और जो लेट से होगा उसको बोला जाता है हाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका हाई हो जाएगा लेकिन सॉल्युबिलिटी उसका लेस होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन सॉल्युबिलिटी हाई है, उसी को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नोट करो, समझ में आया अब।
नोट कर लिए? हो गया नोट? बहुत लेट कर रहे तुम लोग। कर लिए नोट सर सब? हो अरे गया, रिप्लाई पूछ लीजिए बस। क्या? सर हो तो गया नोट, लेकिन पूछ लीजिए सबसे। अच्छा, सबका हो गया नोट? कर लिए सब कोई? यस सर। ठीक है। अब है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें ठीक उल्टा होगा। सबसे पहला ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मोर देन या फिर एबव 1000 डाल्टन, ये चीज है। नेक्स्ट होगा लेस सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट होगा कॉम्प्लेक्स कन्फर्मेशन एंड ये इन this is found in acid insoluble fraction। वो soluble fraction में होगा, ये insoluble fraction में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्रेजेंट होगा मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, लिपिड है, प्रोटीन है एंड न्यूक्लियस। मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता ही है लार्ज, बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा। बोलते हैं ना हम लोग मोबाइल वगैरह में माइक्रो एसडी लगाता है, माइक्रो चिप छोटा रहता है, ठीक है। और मैक्रो, उसी से याद रखो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि वो बड़ा। और कहीं कहीं पे देखो, कहीं कहीं पे क्या होता है कि अमाउंट के हिसाब से भी, जब प्लांट में तुम पढ़ोगे उसका न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो उसमें देखना मैक्रो एंड माइक्रो, इसका मतलब साइज में नहीं, मैक्रो लेस अमाउंट में चाहिए और मैक्रो लार्ज अमाउंट में चाहिए। वहां भी है कुछ डाटाज है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। तो ये है तुम्हारा। एक चीज और ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट जो अबव 1000 डाल्टन सबका होगा एक्सेप्ट लिपिड। एक्सेप्ट लिपिड का नहीं होगा, उससे ज्यादा कम होगा वो, ठीक है। बट ये जो है मॉलिक्यूल्स, इसको रखा गया है मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये है तुम्हारा इसका मतलब टाइप, हम लोग कैसे कैसे क्या किसको बांट रहे हैं। अब देखो कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो अगर बनेगा तो कैसे बनता है? उसमें एक प्रोसेस है पॉलीमेराइजेशन का। पॉलीमेराइजेशन समझो पहले, इसको बाद में हम नोट कराएंगे। पॉलीमेराइजेशन मतलब, पॉलीमेराइजेशन का मतलब, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। जब कोई एक सिंगल यूनिट या सिंपल यूनिट जब एक साथ बहुत सारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो ही वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि लार्ज अमाउंट में, या फिर बोल सकते हैं
कि लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है इन द सेल, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है उसको बनाने के लिए जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। और पॉलीमराइजेशन में हम क्या बोलते हैं कि जो सिंगल यूनिट है या फिर जो सिंपल फॉर्म का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तभी वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। जैसे ठीक है, सबसे फर्स्ट में जो सिंपल सिंगल यूनिट बोले उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, इट इज अ सिंगल यूनिट। जैसे हमको बनाना है प्रोटीन, तो हम लोग को NH2 के साथ COOH न्यूक्लिक सॉरी ये हो गया अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं अमीनो एसिड। और इसी अमीनो एसिड को एक साथ अगर 20 टाइम्स जोड़ेंगे तब ये बन जाता है प्रोटीन, तो ये जो अमीनो एसिड क्या हो गया, ये मोनोमर हो गया। और ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैक्रोमोलिक्यूल का जो एग्जांपल है, जो भी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो फॉर्म करेगा। मतलब पहले मोनोमर का समझेंगे, फिर हम उससे उसको पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा। मतलब प्रोटीन हमारा हो गया पॉलीमर, एमिनो एसिड हमारा हो गया मोनोमर। एंड ये जब कनेक्ट होगा, ये जब एक साथ जुटेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और उसी से बन जाएगा मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। और वो भी बायोमॉलिक्यूल्स में क्या, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में इनऑर्गेनिक भी है, तो इनऑर्गेनिक तो सिंपल फॉर्म ऐसा ही है, ठीक है। ये चीज है, समझ में आया कि मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, बोलो। तो पॉलीमराइजेशन सर फिर से बताइए ना सर। देखो, पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब हो गया कि जब मोनोमर एक साथ यूनाइट होगा, एक साथ किसी बॉन्ड से जुटेगा तो वो एक बड़ा फॉर्म बनाएगा। तो जो सिंपल से कन्वर्ट होकर बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्योंकि मोनोमर का एक साथ, जैसे मान लो एमिनो, जैसे प्रोटीन बनाना है, एमिनो एसिड चाहिए ही चाहिए। अब एमिनो एसिड से फिर नेक्स्ट एमिनो एसिड जुटेगा, इस तरह से 20 एमिनो एसिड एक साथ जुटेगा तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वन एमिनो एसिड या सिंगल यूनिट, इसको हम लोग मोनोमर बोले। जब एमिनो एसिड जो सिंगल यूनिट है, जो मोनोमर है, वो एक साथ अगर 20 एमिनो एसिड या फिर 20 मोनोमर एक साथ जुट गया तो वो बन रहा है क्या, प्रोटीन बन रहा है। तो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स, तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर हो गया। एमिनो एसिड मोनोमर, प्रोटीन पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। ये चीज है, ठीक है। देखो अब समझ गए। अब ऐसा एक नॉर्मल एग्जांपल समझो, ठीक है। मान लिया जाए कोई एक कमरा में एक कोई पर्सन है, तो वो हमारा हो गया मोनोमर। अब उस कमरा में 5-6 पर्सन एक साथ हम डाल दिए, अब उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोल दिए, पॉलीमर। लेकिन जो डालने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोल दिए, पॉलीमराइजेशन। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, समझ में आया। मोनोमर को एक साथ जोड़ो तो पॉलीमर बनेगा, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीमराइजेशन। चलो तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, प्रोटीन का एग्जांपल ये। तो प्रोटीन कैसे कैसे बनता है, देखो। अब जब तुमसे पूछेगा, ये एग्जांपल है, बस प्रोटीन का एग्जांपल बताएंगे, फिर हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट में जाएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे मान लो हम बताए कि बार बार बोल रहे हैं प्रोटीन, ये इजी है प्रोटीन को समझना, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोटीन कैसे बन रहा है अभी हम बताएं, ये अमीनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड इस तरह से कनेक्ट होगा, 20 एक साथ जुटेगा तो ये बनेगा अल्टीमेटली प्रोटीन। बट ये एमिनो एसिड जुटेगा कैसे, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, फिर एमिनो एसिड के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से बॉन्ड बना के 20 एमिनो एसिड बना के प्रोटीन बना देगा। ऐसा है, यही मैकेनिज्म है। बट अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब जब तक एक साथ एमिनो एसिड नहीं जुटेगा, तब तक प्रोटीन नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है कि एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड या एक मोनोमर ऑफ एमिनो एसिड जब दूसरे मोनोमर ऑफ एमिनो एसिड से जुटेगा तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तब तक प्रोटीन अल्टीमेटली नहीं बनने वाला है। इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किसके हेल्प से हो रहा है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बन रहा है, तो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। समझ में? अब बोलो, अब कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर बोलोगे, स्ट्रक्चर बना के समझा देंगे। चलो स्ट्रक्चर भी बना देते हैं ताकि और तुम लोग को क्लियर हो जाए कैसे कैसे।
प्रोटीन, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एमिनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड formed by polymerization। अब ये पॉलीमराइजेशन बोलेंगे किसको इस केस में? पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे समझ लो डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर निकाल देना है। डिहाइड्रेशन होगा तो फिर बिटवीन, अब देखो यहाँ पे पूछेगा कि क्या, तो COOH ग्रुप, क्योंकि हम पहले बताए थे एमिनो एसिड में NH2 में, ठीक है, COOH जब जुटेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड ग्रुप ऑफ one amino acid and NH2 group of next amino acid with the removal of H2O, देन वो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा H2O। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन का पूरा ये एक एग्जांपल है, मैकेनिज्म हो गया। अमीनो एसिड के बाद क्या लिखे सर? एक सेकंड, तुम नोट कर रही है दीक्षा? यस सर। तुमको बोले नोट करने के लिए, बताओ। नो सर, हम सोच के लिख ले। सोचती बहुत है ना। देखो अभी हम क्या बताए तुमको, अभी मोनोमर पॉलीमर हम सिर्फ समझाए, उसका लिखा है नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नोट करो, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर यहाँ 2-4 पॉइंट लिखेंगे, तब ये एग्जाम्पल लिखना था, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट करो, सबसे पहले इस चीज को समझे कि नहीं समझे जो लिख रहे हैं? हाँ सर। यस सर। समझ गए ना? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ तक नोट करो, उसके बाद इसको मिटाएंगे, फिर यहाँ पे 2-3 लाइन लिखेंगे, तब ये लिखना। हम ये क्या बोले, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एमिनो एसिड के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल स्टडी करना, तभी हम लोग को अल्टीमेटली समझ में आएगा। क्योंकि एमिनो एसिड बहुत टाइप का होता है, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। ये जो प्रोटीन बनाता है इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का बहुत है, बस एक एग्जांपल से बता रहे थे लिख के, ठीक है। पहले ऊपर का नोट करो, फिर हम लिखेंगे नोट। हाँ, मोनोमर पॉलीमर के बारे में, फिर ये एग्जाम्पल में लिखना, ठीक है। चलो ऊपर मिटाते हैं। ये भूलना मत, हम बहुत 3-4 बार तुम लोग को हम बार-बार हम एक ही चीज बताए हैं, भूलोगे तो बहुत मार खाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इसलिए हम लिख भी दिए, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस ना? हाँ, नहीं डायरेक्टली पूछा प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए कौन क्या किस चीज का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जरूरत पड़ेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से ऑप्शन में रहता है। कभी कभी लिख रहेगा पॉलीमराइजेशन में क्या प्रोसेस होता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम वो कंप्लीटली लिख दिए। देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2O लिखे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ देता है, इसलिए एग्जांपल सोचे बता ही देते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, हाँ बोलो सर। वो आप डिहाइड्रेशन के बगल में सर बिटवीन COOH लिखे हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। Except lipid, other macromolecule are formed by polymerization, और इसका एक अलग से वर्ड यूज किया है कंडेंसेशन, ठीक है। ऑफ सब यूनिट कॉल्ड सब यूनिट या स्मॉल यूनिट, जो हम बार बार स्मॉल यूनिट बोल रहे थे उसको मोनोमर बोलते हैं, और मोनोमर, ठीक है। Polymer are formed by polymerization of monomers, ये है।
पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स, लिख देते हैं फिर से, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, नोट इसको साथ में ही कर लेना, एच एन एच, ये आर सॉरी ये एच, फिर सी डबल ओ सॉरी सी ओ एच प्लस एच एन एच सी आर एच सी डबल ओ एच प्लस एच एन एच सी आर एच सी डबल ओ एच। देखो यहां पे तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है कि देखो यहाँ क्या क्या जुटेगा, हम क्या बोले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ वो जुड़ रहा है, रिमूव करेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, रिमूव करेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये H2O यहाँ से निकलेगा, ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ तो पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, ये हटेगा, बॉन्ड बनेगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही बॉन्ड अल्टीमेटली 20 अमीनो एसिड्स, हम बार बार बोल रहे हैं 20, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि 20 मिनिमम 20 से 22 चाहिए ही चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, नहीं तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। यही है, ये है स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल, इसको नोट करो, जैसे लिखवाएं उसी तरह नोट करोगे। हो जाएगा तो रिप्लाई करना, ऐसे बैठे मत रहना। हो गया सर। नो सर। लिखो आराम से, लिखो आराम से। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में सर क्या लिखे है नीचे? सर माइक ऑफ है सर। हाँ बोल, ये H2O देखो, ये H2O है, ठीक है ना। सर वो नहीं सर, सर तब प्रोटीन में, सर प्रोटीन अच्छा, में क्या लिखिए बताओ कहाँ पे है? सर डिहाइड्रेशन बिटवीन COH ग्रुप। ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड। अच्छा, ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड NH2 group of next amino acid with the removal of H2O, with the removal of H2O। सर वही जो H2O निकला वहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है ना? हाँ 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 हाँ, बस अगर और समझने के लिए अपने नोटबुक में यहाँ पे मिटा के एक लाइन खींच दो, लिख दो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना।
सर यहाँ लिपिड जो है सर वो एक्सेप्शन में क्यों है सर? उसमें पॉलीमराइजेशन नहीं होता है ना, उसमें अलग चीज है। ठीक है, उसमें बस उसका मॉलिक्यूल जो है, आई मीन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, जो पॉलीमराइजेशन में नहीं है। ऐसा नहीं कि मोनोमर बहुत सारा जुटेगा तब ये ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड बनने वाला है, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, लिपिड तो खैर आएगा ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब रिपीटिंग हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग होगा तो डीएनए आरएनए बनेगा। बट लिपिड में ऐसा नहीं होता है। हो गया नोट? अब मिटाएं? बहुत Yes, धीरे sir. धीरे तुम लोग लिखती है, हाँ सर हो गया। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। Yes, sir. और जब तक हम नोट ना करने बोले ना, तो नोट मत किया करो, ठीक है? समझो। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब हम लोग का है जैसे जो मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़े, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, तो डायरेक्टली अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं, क्योंकि देखो सबका अपना अपना है कुछ ना कुछ। जैसे प्रोटीन बनाने सीख लिए, न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो वहां पे भी जब दो न्यूक्लिक एसिड एक साथ जुटेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वो जुटेगा और वो डीएनए आरएनए वगैरह बनाएगा। दूसरा है पॉलीसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स जब एक साथ जुटेगा तो पॉलीसेकेराइड्स बनेगा, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर है जैसे लार्ज साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब भी कहीं ना कहीं मोनोमर से ही बनता है। मोनो से डाई, डाई से फिर पॉलीसेकेराइड्स बनता है। मतलब सिंपल है, इसमें यही बोला जा रहा है कि मोनोमर को एक साथ जोड़ो, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करो और वो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लो, जो कि इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लिविंग सेल के लिए। सिंपल है। तो हम लोग को यहाँ पे जानना होगा हर एक और जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका कैटेगराइजेशन, क्योंकि कैटेगराइजेशन अगर समझ जाएंगे तो हम लोग को डिस्टिंग्विश करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट में नॉर्मली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि चलो जो मीठा खाने में लगे वो सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, बट पॉलीसेकेराइड्स मतलब कॉम्प्लेक्स कौन है, फिर उससे सिंपल कौन है, फिर उससे सिंपल कौन है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी बनता है तो मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मोनोमर, शुगर में मोनोमर या सिंपल फॉर्म कौन है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को सब जोड़ेंगे, दो ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो बन जाएगा वो डाइसेकेराइड्स, माल्टोज। फिर बहुत सारे माल्टोज को जोड़ेंगे तो बनेगा स्टार्च। मतलब कार्बोहाइड्रेट का कैटेगराइजेशन हम लोग को यहाँ पे देखना है। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डोज एंड कीटोज का कॉम्बिनेशन है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज ग्रुप का ये कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, एक तरह से कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। मतलब कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डोज या कीटोन को पॉलीमराइज किया जाए, कंडेंसेशन किया जाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। अब ये एल्डोज में कौन कौन सा ग्रुप आता है एंड कीटोज में कौन कौन सा ग्रुप आता है, तुम ही बताओ। एल्डिहाइड या एल्डोज का क्या ग्रुप है? सीएचओ ग्रुप होता है। और कीटोज का, एल्डिहाइड का सीएचओ, और कीटोन का क्या पढ़ते हैं, सीओ ग्रुप में आता है। ठीक है, देखो ये तो समझ रहे हो तुम लोग, सीएचओ एंड सीओ ये तुम लोग का फंक्शनल फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो फंक्शनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आता है C/OH, के बाद आता है CHO, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। तो जब पॉलीहाइड्रोक्स मतलब पॉलीहाइड्रोक्स मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो अगर एल्डोज और कीटोज के साथ में रहेगा तो वही बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें एल्डोज कौन, कीटोज कौन? तो वीडियो एल्डोज रुक में आ गया जाएगा आपका? एग्जाम। यस सर। क्या हो रहा है जी? रुकना तो नहीं चाहिए। अब आया देखो तो। नो सर, अरे ब्लैक हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक
हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। सर का फिर प्रॉब्लम आ गया लगता है ना, तो 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, है ना, देखते हैं हम बात कर रहे हैं सर। हेलो। क्या हुआ था सर? हाँ वीडियो रुक गया था। अरे पता नहीं, नेटवर्क खत्म हो गया था, आई मीन पता नहीं अचानक से। ठीक है ना, ठीक। हो गया, क्लियर है, अब बताओ। यस ठीक है, चलो सर, बोलो। आवाज क्लियर है बस। देखो एक्चुअली क्या है ना, वाईफाई से हम कनेक्ट किए हैं अभी। मेरा जो ओरिजिनल जो भी था वो पता नहीं खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो वाईफाई से कनेक्ट किया तो पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्रॉब्लम तो होता है नहीं वैसा। वीडियो नहीं आ रहा है ना? यस सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर सर, क्लियर ही बोर्ड नहीं आ क्लियर रहा दिखाई नहीं दे रहा ना। है। वाईफाई तो हम कनेक्ट किए हैं अब, क्योंकि और तो मेरा दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सर समझा दीजिए सर, आज लिखवाइए मत सर आगे। लिखवा नहीं रहे हैं। अरे ये तो इंट्रोडक्शन है, देखो लिखवाते इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि एक बार समझाने के बाद दूसरे दिन जब लिखते हैं ना तो लगता है कि क्लास में कुछ बोले ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए हम साथ साथ में भी लिखवाते जाते हैं। तो ठीक है, हम समझा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि क्या होता है नहीं होता, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है ना इसको अच्छे से करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का पता नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे कॉलोनी में जो है ना आज दोपहर से लाइट नहीं है, ठीक है, और हम लोग का जो टावर है बस बगल में ही है, तो वहाँ लाइट नहीं रहने की वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाता है, नहीं तो लाइट अगर रहा तो फिर क्लियर होता है। और दूसरा है कि फोन का जो मेन डाटा है वो खत्म हो चुका है, तो हम वाईफाई कनेक्ट किए हैं, तो हो सकता है फ्लक्चुएट करता होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम इसमें तुमको कुछ थोड़ा आज इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर आज क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या बता रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट या कंडेंसेशन फॉर्म। अब एल्डिहाइड या कीटोन, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है कैसे पहचानेंगे, जैसे हम सी डबल OH बोले तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, लेकिन अगर हम CHO बोलते हैं तो एल्डिहाइड होगा, और अगर उसमें सिर्फ CO होगा तो वो कीटोन ग्रुप, तो यही होता है। अब एल्डोज और कीटोज से देखो, एल्डोज और कीटोज दोनों मिला के जो कार्बोहाइड्रेट्स का कैटेगराइजेशन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को उसको फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स में होता है स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, डाइसेक्राइड में माल्टोज हो जाता है, फ्रुक्टोज हो जाता है, गैलेक्टोज हो जाता है, इस तरह से, और सॉरी गैलेक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, इस तरह से होता है। और जब मोनोसेक्राइड्स पढ़ते हैं तो उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, इस तरह से आता है। तो अब यहाँ पे जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि एल्डोज ग्रुप में कौन कौन आएगा, तो एल्डोज ग्रुप में जो जाना पहचाना जो तुम्हारा कंपाउंड है वही लिख रहे हैं, गैलेक्टोज, ठीक है। ये पढ़े हम लोग, पढ़ेंगे भी जब डाइजेशन में, इवन 10th में भी पढ़ाए थे तुम लोग को, जब डाइजेशन में पढ़े थे कि स्टार्च जब कन्वर्ट होता है तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और माल्टोज जब कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च से जब माल्टोज कन्वर्ट होता है, स्टार्च जब पॉलीसेक्राइड, माल्टोज इज डाइसेक्राइड एंड ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड्स, तो उसी में गैलेक्टोज भी है मोनोसेक्राइड जो एल्डोज ग्रुप का है, ठीक है। और अगर हम कीटोज ग्रुप का बात करें तो कीटोज ग्रुप में फ्रुक्टोज आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा, ठीक है। एल्डोज में राइबोलोज, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट हम लोग पढ़ते हैं, या फिर राइबोज जो है वो डीएनए का जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, तो राइबोज जो वो एल्डोज ग्रुप में आ जाएगा, तो इस तरह से ये ग्रुपिंग में आ जाता है, ठीक है। अब देखो सर अब वीडियो क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। बोलो। सर हाँ सर फ्रुक्टोज जो है सर वो मोनोसेक्राइड है। क्या, सर फ्रुक्टोज जो है सर वो मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज, हाँ, एक सेकंड रुको, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज तो हाँ नहीं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज जो है ना वो तुम्हारा
डाइसेक्राइड्स हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स का, तो मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगा ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रुक्टोज भी आ जाएगा। फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स वगैरह बहुत है, जैसे देखो अब जैसे हम लोग अच्छा थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर और समझाएंगे इसमें। देखो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट बताएं, अब ये एल्डोज कीटोज में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है। ग्रुप का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर लिखेंगे और जब ग्रुप आएगा, जो कहीं कहीं पे CHO आएगा, कहीं कहीं पे CO आएगा, ठीक है। देखो हम लिखे हैं CHO, तो CHO अगर लिखे तो उसको एल्डोज ग्रुप रखेंगे, और CO होगा तो कीटोज ग्रुप में रखेंगे। ये इसको ध्यान रखना है, इसीलिए ये ग्रुप जो होता है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, कौन सा फ्रुक्टोज है, कौन सा गैलेक्टोज है, कौन सा ग्लूकोज है, ठीक है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ेंगे तो एक तरह से ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन को हाइड्रेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, बस ऐसा ये वर्ड है लैटिन वर्ड में, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ सिंपल शुगर, ऐसे हम समझते हैं कि ये शुगर है। सिंपल शुगर तो नहीं बोल सकते, बट ये शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये शुगर को हम लोग नाम दिए हैं सैकराइड्स, नाम दिए हैं सैकराइड्स, इसको समझो, ठीक है। हम क्या बताएं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर, कॉमन नेम इज अ शुगर, मतलब जो टेस्ट में मीठा लगता है वो कार्बोहाइड्रेट है। बट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह है जहां मीठा है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे सेब वगैरह में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें आयरन वगैरह होता है। तो मैक्सिमम देखा जाए कुछ को छोड़ के, तो मोस्टली बात कर रहे हैं, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसको शुगर बोलते हैं। और उसका जो टर्म दिया गया है वो है सैकराइड्स। तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो सैकराइड्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, दूसरे को बोलते हैं डाइसेक्राइड्स, एंड तीसरे को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, मोनो का मतलब सिंगल सेक्राइड, सिंगल सिंपल शुगर, तो इसमें आ जाता है ग्लूकोज। देखो यहाँ पे कैसे समझोगे। अब डाई मिलाना, सॉरी डाई हमको देखना है डाइसेक्राइड्स, तो ध्यान देना कि डाइसेक्राइड्स में क्या होगा कि मोनोसेक्राइड्स को ही जोड़ेंगे तो डाइसेक्राइड्स बन जाएगा, ठीक है। जो कि हम लोग जिसको ज्यादा पढ़े हैं वही चीज है, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 2 बार ग्लूकोज मिला दोगे तो यहाँ बन जाएगा माल्टोज, और माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड्स, ठीक है। अब माल्टोज में माल्टोज को फिर जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्टार्च, और ये हमारा क्या आ जाएगा पॉलीसेक्राइड्स। मतलब देखो ये कैसे बाइंड करके करके सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स में चला गया, जबकि हमारा ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है क्योंकि यहाँ 6 कार्बन का यूज होता है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड्स का जनरली फॉर्मूला क्या है, डाइसेक्राइड। तो यहाँ पे देखने वाला बात है, ग्लूकोज भी कॉम्प्लेक्स है बट ये है मोनोसेक्राइड्स। क्यों? क्योंकि ये सिंगल यूनिट से बन रहा है, और सिंगल यूनिट जब ये 2 यूनिट बनेगा तो डाइसेक्राइड्स में जाएगा, और डाइसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड्स में। अब हम इसको समझ सकते हैं, समझ में आया? बोलो सर। हाँ सर तो यहाँ भी सर पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना सर? क्या बोलो? सर यहाँ पे भी सर पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना सर? हाँ, पॉलीमराइजेशन ही, कॉम्प्लेक्स नहीं बनने वाला है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन के बिना कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जो बायोमॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं बिना पॉलीमराइजेशन के कुछ नहीं होगा। हम क्या बोले कि देखो बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सेलुलर आई मीन सेलुलर पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल में जो प्रेजेंट है तो है ना, स्टार्च तो होता है। और हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग फॉर्म है, जैसे एनिमल में कभी भी स्टार्च नहीं होता है स्टोर्ड फॉर्म में। स्टार्च इज अ स्टोरिंग फॉर्म किसका होगा? ऑफ प्लांट। प्लांट में अगर ग्लूकोज को स्टोर करना तो स्टार्च के फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स है। और अगर एनिमल बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करना होगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, वो भी ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। और अल्टीमेटली ये दोनों मोनोसेक्राइड्स या सिंपल शुगर बोल रहे हैं, तो उसी में कन्वर्ट होता है, तभी हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। प्लांट भी उसको जो यूज करेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो ब्लड में जाएगा, फिर अपना सेल वगैरह जहां जाना है जाएगा, वो अपना यूज होगा वही, ठीक है। तो अगर तुम पॉलीसेक्राइड्स का बात करिए, सेक्राइड्स का जब बात करते हैं कि नहीं, हाँ वो किस किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है, जैसे प्लांट में भी है स्टार्च, तो सेल वॉल में कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज भी तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम है,
लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंजिंग है बट सब कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अब जैसे मोनोसेक्राइड्स होता है जिसको हम लोग सिंपल शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड्स भी 5 टाइप का होता है। तो ये 5 टाइप का कैसे होगा, तो डिपेंड ऑन कार्बन कंटेन, आई मीन ट्रायोज तो 3 कार्बन, ठीक है। टेट्रोजेस तो 4 कार्बन, पेंटोजेस 5 कार्बन, पेंटोज, हेक्सोज, ट्रायोज, टेट्रोज एंड हेप्टोज। तो 5 टाइप हो गया। कम से कम 3 कार्बन का रहेगा तो बनेगा, जैसे एग्जांपल में है उसका ग्लाइसरल्डिहाइड ट्रायोज में। दूसरा चीज है टेट्रोज जो कि है इराइथ्रोज, एग्जांपल हम एग्जांपल भरवली बता रहे हैं। पेंटोज, बताओ पेंटोज शुगर कहाँ यूज होता था, किसके फॉर्मेशन में, पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे, बताओ। राइबोस, गुड। मतलब जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे पेंटोज शुगर होता है, हम पिछले क्लास में लिखाए हुए थे, अगर नोट किया होगा तो देख लेना। तो पेंटोज शुगर इज जो राइबोस है क्या है, वो मोनोसेक्राइड्स है। अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या होता नहीं होता है, अब क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल से समझोगे सब क्लियर होगा। थोड़ा एग्जाम्पल है, ज्यादा है तो जो मेन चीज जैसे फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, मल्टोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फिर तुम्हारा सुक्रोज है, ये सब स्टार्च है, सेलोज है, ग्लाइकोन है, जो हमको ज्यादा बायोमॉलिक्यूल दिखता है उसका कम से कम कैटेगरी के साथ एग्जांपल याद कर लेंगे कौन किस में किसको रखा गया है, और वो हम एग्जांपल करवा भी देंगे, ठीक है। ये चीज है, तो यही है तुम्हारा मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब देखो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप में दिखता है। हम लोग का एक स्ट्रक्चर दिखता है लीनियर, आई मीन लीनियर जैसे मतलब सिंपल कि वो चेन में दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, चेन में दिखेगा इस तरह से। ये हो गया चेन में दिख रहा है, ये लीनियर। और अगर यहाँ पे साइक्लिक बन जाता है तो ये हो गया साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। जो लीनियर बनेगा जैसे ओपन चेन वाला है, और ओपन चेन है जैसे ग्लूकोज, ठीक है। और अगर वो रिंग में चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरनेज। रिंग फॉर्म इज अ पायरनेज और ओपन चेन इज अ ग्लूकोज। अगर हम राइबोस का बात करेंगे तो ओपन चेन में अलग होगा, और अगर उसको हम चेन में करेंगे, आई मीन साइक्लिक में करेंगे तो उसमें अलग दिखेगा। देखो दिखता कुछ है नहीं एक्चुअली में। देखो जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बनाए हम, तो कार्बन तो यहाँ पे देखो 5 कार्बन है। अब इसी में से देखना किस कार्बन नंबर पे CH है, किस कार्बन पे H जुटा है, ठीक है। तब ना, क्योंकि एल्डोज कीटोज दोनों का यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। अब जैसे राइबोलोज है, राइबोलोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर, अब वो साइक्लिक में रहता है, तो साइक्लिक में जब रहेगा तो जैसे कनेक्ट होगा तो क्या पे है, समझ में। यही है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन। आई मीन हम लोग यहाँ पे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। अब मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बोलो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ऐसा नहीं बस हम तुमको समझाने के लिए स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा सब यहाँ पे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही मेन है। और बायोकेमिस्ट्री में जो, और बायोमोलिक्यूल जब तुम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल जब केमिस्ट्री में 12 पढ़ोगे, यही सब स्ट्रक्चर से ही पूछता है कि अल्फा बीटा। तो देखो एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री का कुछ चीज है जो तुमको अभी पढ़ लेना चाहिए। 12th का अगर एनसीईआरटी बुक्स होगा तो वहां पे देख लें, तो स्ट्रक्चर वहां पे दिया है जो बहुत काम आता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन इस बायोमोलिक्यूल्स में कुछ कुछ पॉइंट है, सॉरी कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। वो है जैसे एंजाइम्स, तो एंजाइम्स तुम बायो का एंजाइम से पढ़ो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायो के एंजाइम से पढ़ो। बाकी बात जो भी तुमको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो तुम एक बार 12th का बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर जो देखो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है। और अगर वो दोनों मिला के, दोनों चैप्टर को मिक्स करके अगर एक कॉन्साइज एक टॉपिक बना लोगे, और तुमको अगर दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो तुम्हारा ना बायो में क्वेश्चन छूटने वाला है, ना केमिस्ट्री में क्वेश्चन छूटने वाला है। दोनों से बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन भर देता है, क्योंकि एंजाइम थोड़ा अलग चीज आ जाता है, प्रोटीन थोड़ा अलग चीज, इसमें स्ट्रक्चर नहीं, इसमें अलग अलग चीज बताता है। बट केमिस्ट्री वाले में उसका स्ट्रक्चर बनाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी, तो वो सब हम इसी में बता देंगे। तो तुम अगर 12th में नहीं भी पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत?
नो सर। नहीं ना, आज रहने दो इतना ही, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का दो ज्यादा प्रॉब्लम हो हो रहा गया सर आज का। अरे नहीं, आज एक्चुअली ना देखो, प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक बार जब स्टार्ट करते हैं ना तो सही लगता है, लेकिन बीच में जो लिंक टूट जाता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब माइंड, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब नॉर्मली जब देखो, एक चीज है कि कोई भी, जैसे तुम लोग के भी साथ लोग, अगर तुम पढ़ रहे हो कंटिन्यू तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में कहीं भी ब्रेक हो गया 1 मिनट 2 मिनट ना, तो कंसंट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ बात नहीं, ठीक है। सो आज रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। समझे, ठीक है। ठीक है, बाकी बात एक बार जरूर रीड वगैरह करना। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिकल जो है उसमें वर्क वो भी बताएंगे, जैसे वो मोटार पेस्टल से है, कुछ एसिड्स वगैरह डाला हुआ, वो भी बताना है। क्योंकि इसके पहले ये तो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट कर दिए, बट कार्बोहाइड्रेट से पहले वो थोड़ा प्रैक्टिकली जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मेडिकल से, वहां से मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट क्लास सबसे पहले उसको करेंगे, फिर देन कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में? ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का 1-2 पेज जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह जरूर पढ़ना, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में वो सब जरूर हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है।